Hello students, welcome to MCQ series of IR Academy। तो ये इस चैप्टर बायोमोलिकुलर चैप्टर की सेकंड वीडियो है। हम होपफुली इस वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स। इनमें से कौन सी डीएनए फिंगरप्रिंट की एप्लीकेशन है इन फॉरेंसिक लैबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए लेबोरेटरी में यूज करते हैं, करेक्ट है। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप, टू रिराइट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकली जो भी एवोल्यूशन हुआ है उसको रिराइट करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट्स को यूज करते हैं। टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की पैटर्निटी को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल दी अबव आर द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। विच ऑफ द following combination is correct between nucleic acid and respective sugar base। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है न्यूक्लिक एसिड का और शुगर बेस का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी, आरएनए का होगा, बीटा डी राइबोस। यही करेक्ट कॉम्बिनेशन है बिटवीन न्यूक्लिक एसिड एंड रिस्पेक्टिव शुगर बेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हमें बताने हैं असर्शन, रीजन एंड एक्सप्लेनेशन। असर्शन क्या कह रहा है, टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये कह रहा है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, एल्डोस को और कीटोस को। इनको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं, ये एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जबकि ये कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो असर्शन इनकरेक्ट है। रीजन कह रहा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनोइक एसिड। तो इसमें कह रहा है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरीन या ब्रोमीन, जो वाटर को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, ब्रोमीन वाटर ये सब कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में। तो ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है करेक्ट है। इसकी रिएक्शन हमने देखी हुई थी ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड में, किस तरीके से हम ब्रोमीन वाटर के साथ गए थे। रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन कह रहा है डी प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। तो असर्शन करेक्ट है। डी प्लस का इसका डी का मतलब ये होता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है नेचर के अंदर। डी रिप्रेजेंट डेस्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। रीजन भी जो है वो, रीजन इसमें क्या कह रहा है कि डी जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज डी जो है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ये बताता है, ठीक है। डी और एल, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी नहीं है, वो स्मॉल एल और स्मॉल डी होते हैं। तो ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। डी हमें बताता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ग्लूकोज का, कि उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लोवेस्ट अनसिमेट्री कार्बन जो है वहां पर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है या राइट साइड पे प्रेजेंट है। जबकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या बताता है, ये जो प्लस और माइनस का साइन हम लगाते हैं कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो असर्शन करेक्ट है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर है बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन, बट रीजन इज इनकरेक्ट, डी इज नॉट स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। असर्शन कहता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। एंड रीजन इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक कीटोन ग्रुप एडजेसेंट। तो इस क्वेश्चन में ये रीजन था, इसकी एक लाइन मिसप्रिंट थी। तो रीजन होगा एडजेसेंट टू अ CH OH ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो इसके अंदर असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप होता है इस ग्रुप के एडजेसेंट में, ठीक है।
ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक, फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीऑक्सीराइबोस C5H10O4 इज कार्बोहाइड्रेट। तो ये असर्शन जो है करेक्ट है, डीऑक्सीराइबोस C5H10O4 कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल। ये कार्बोहाइड्रेट है और ये इस फॉर्मूले में, इसका जो फॉर्मूला होगा C5H2O2, इस फॉर्मूले में एग्जिस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट। और ये किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इन चीजों की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट, डीऑक्सीराइबोस इज अ कार्बोहाइड्रेट्स। और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद रीजन क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, सो कंपाउंड विच फॉलो दिस फॉर्मूला आर कार्बोहाइड्रेट्स। इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाले कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सभी कंपाउंड जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट assertion is all naturally occurring alpha amino acid except glycine are optically active। तो ये करेक्ट है, इसको ग्लाइसिन को छोड़ के जितनी भी नेचुरली ओकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो सारी ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, ग्लाइसिन नहीं होती। क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, कार्बन पे सेम एटम प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो कायरल नहीं हो पाता कंपाउंड, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। रीजन क्या कहता है, मोस्ट नेचुरली ओकरिंग अमीनो एसिड आर एल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, नेचुरली ओकरिंग अमीनो एसिड जो होती हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन की होती है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट असर्शन इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इन द शेप ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू। अल्फा हेलिक्स शेप जो होती है प्रोटीन्स की वो राइट हैंडेड शेप ऑफ स्क्रू की शेप में होती है। तो ये जो असर्शन है ये करेक्ट है, इस तरीके से शेप बनाता है अल्फा हेलिक्स। और ये शेप बनाता है किसकी वजह से, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाए, जिसकी वजह से इसकी बैकबोन जो होती है वो ट्विस्ट कर जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बात करी थी कि NH और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप होती है वो राइट हैंडेड स्क्रू की तरह हो जाती है। उसके बाद रीजन क्या कहता है, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड टू CO ऑन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स। तो ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट assertion is in presence of enzyme substrate molecule can be attacked by reagent effectively। एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है वो अटैक कर पाता है, कैन अटैक बाय रिएजेंट इफेक्टिवली, रिएजेंट से इफेक्टिवली अटैक कर पाता है। सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की प्रेजेंस में रिएजेंट से इफेक्टिवली अटैक कर पाता है। तो ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है करेक्ट है, एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट इफेक्टिवली अटैक हो पाता है रिएजेंट का। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन सुटेबल पोजीशन। रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उनके अंदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होल्ड हो जाता है, इसकी वजह से जो रिएजेंट है वो अटैक कर पाता है। सपोज ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो ये इसके अंदर होल्ड हो जाता है,
इस तरीके से, और फिर कोई भी रिएजेंट आके इस पर अटैक कर पाता है, ठीक है, सुटेबल पोजीशन के अंदर। और अटैक करने के बाद ये इस पे रिएजेंट ने अटैक किया सबस्ट्रेट के ऊपर, और ये एंजाइम है। उसके बाद अटैक करने के बाद ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट अलग हो जाते हैं और एंजाइम अलग हो जाता है। फिर इस एंजाइम पे दोबारा रिएक्शन होती है। तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट असर्शन इज विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो ये असर्शन करेक्ट है, विटामिन डी को हम बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। रीजन, विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ये रीजन भी करेक्ट है, विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होती है। और ये जो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है, ये जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। विटामिन डी को हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, और विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होती है, इसलिए फैट की फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट असर्शन इज विटामिन बी एंड सी मस्ट सप्लाइड रेगुलरली इन आवर डाइट। विटामिन बी और सी हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। असर्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये सोल्यूबल होती है इन वाटर, जिसकी वजह से एक्सक्रीट आउट होती रहती है विद वाटर। तो हमारी बॉडी को रेगुलर सप्लाई की जरूरत पड़ती है विटामिन बी एंड सी की। विटामिन बी एंड सी आर soluble in water which are readily excreted through urine and cannot be stored except vitamin B12 in our body। तो ये रीजन एकदम करेक्ट है, जो मैंने बताया वही ये बता रहा है। तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट assertion is DNA has double helix structure। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एंड रीजन इज द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए मोलिकुलर। तो ये जो डीएनए है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, असर्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। इसका रीजन जो दे रखा है, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए मोलिकुलर एग्जैक्टली सिमिलर, ये रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, वो सिमिलर नहीं होते। वो टू स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं वो टू स्ट्रैंड्स, ठीक है, सिमिलर नहीं होते। असर्शन करेक्ट है, रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो को पोस्ट करके आप ये गिवन इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, गिवन इंफॉर्मेशन। हम डायरेक्टली करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इधर, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन डैश सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल कितने होते हैं वो हमें बताने हैं, 2, 3, 4 और 5। तो ओपन स्ट्रक्चर के अंदर 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, सबसे ऊपर होता है एल्डिहाइड, सबसे नीचे होता है अल्कोहल, और बीच में 1, 2, 3, 4 फोर जो होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर, ये दोनों आपस में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड, तो ये जो दोनों हैं ये हैं डायस्टीरियोमर्स। ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, किस वजह से हम इनकी स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं। इनका अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, COH H ऑक्सीजन एंड यहाँ CH2OH, COH एंड COH। ये किसका है, ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। एंड अगर हम दूसरा बनाए CHOH CH2OH COH H CHOH COH एंड H, तो इसका नाम होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज।
तो इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट कार्बन की जो पोजीशन है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। तो ये C1 एनोमर्स है। उसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है किसकी वजह से? तो विद रिस्पेक्ट टू देयर कन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ OH ग्रुप, साइज ऑफ हेमीएसिटल, साइज, नंबर ऑफ OH ग्रुप, कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं होगा कन्फर्मेशन की वजह से। ये दोनों अलग अलग है, अल्फा डी और बीटा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद x number of molecule of phenyl hydrogen to yield oxazone, the value of x is। कितने मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से ग्लूकोज रिएक्ट करता है ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए? तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊं, HOH, CHOH3 एंड लास्ट CH2OH, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर मैं इसको फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाऊं NH2NH C6H5, तो यहाँ पे वाटर डिहाइड्रेट हो जाता है और बनने वाला स्ट्रक्चर होता है N.NH C6H5, यहाँ पे HOH, CHOH3 एंड CH2OH। उसके बाद ये क्या करता है, ये ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ? CH NH डबल बॉन्ड CO NH C6H5 CHOH होल थ्राइस CH2OH। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के पास। उसके बाद यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है, C6H5NH2 यहाँ से रिमूव हो जाता है और क्या फॉर्म हो जाता है, CHNH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। ये है इम्यूनोकीटोन। उसके बाद इस इम्यूनोकीटोन के साथ क्या होता है, हम दोबारा से ये फिनाइल हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन को दोबारा से रिएक्ट करवाया और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ वहां से, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CHNH C डबल बॉन्ड O N NHC6H5 CHOH होल थ्राइस CH2OH। उसके बाद जब हम इसको एक बार और फिनाइल हाइड्रोजन से ट्रीट करवाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाएंगे, तब हमारा फॉर्म होगा ओसाजोन। ठीक है, ओसाजोन की फॉर्मेशन तब होगी। मैं ओसाजोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CHNNHC6H5 C डबल बॉन्ड O NNHC6H5 CHOH थ्राइस CH2OH। ठीक है, ये बनेगा ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोजाजोन। तो इस तरीके से हमारे फाइनल ग्लूकोजोन की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे हमने कितने फिनाइल हाइड्रोजन को यूज किया है, थ्री नंबर ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन को यूज किया। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन एसिटाइलेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का जब हम एसिटाइलेशन करेंगे तो ग्लूकोज हमें क्या देगा?
तो C6H12O6, तो हम एसिटिक एल्डिहाइड के साथ एसिटाइलेशन करेंगे CH3CO2। ठीक है, ये एसिटिक एल्डिहाइड है। ZnCl2 की प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तब फॉर्म होगा CHO CHO होल फ्लोर CH2OCOCH3, और इसका क्या नाम है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म होगा। तो पेंटा एसीटेट जो है वो फॉर्म होगा इसके अंदर। तो सिंपल ये रिएक्शन थी। नेक्स्ट आप इस चीज को वीडियो पॉज करके दोबारा से रीड कर लेना, हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो फिर से सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। pKa1, pKa2 of amino acids are 2.3 and 9.7 respectively the isoelectric point of amino acid। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमें बताना है अमीनो एसिड का। pKa1 और pKa2 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, pKa1 प्लस pKa2 को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो निकल जाएगा 6.0। यही इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है। ऑप्शन है करेक्ट है। लाइसिन इज लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर इन द पीएच रेंज। लाइसिन लीस्ट सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, किस पीएच रेंज के अंदर। तो अमीनो एसिड जिसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है उसकी पीएच रेंज क्या होती है, 6 to 7। 6 to 7 पीएच रेंज के अंदर लाइसिन जो है वो लीस्ट सोल्यूबल होगा, तो 6 to 7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलिन, एलेनाइन। तो ट्रिप्टोन जो है, ट्रिप्टोफैन हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, HO डबल बॉन्ड O NH2 NH, एंड यहाँ पे बेंजीन रिंग है। इस तरीके से, तो इस नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक है। अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो अल्फा अमीनो एसिड का L कॉन्फ़िगरेशन होता है, NH2 CHRCOOH। ये लेफ्ट साइड पे ग्रुप प्रेजेंट है अमीन, इसकी वजह से इसका L कॉन्फ़िगरेशन होता है। अल्फा अमीनो एसिड का L कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट आप वीडियो पॉज करके फिर से इस गिवन इंफॉर्मेशन को रीड कर लेना, हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये अभी हमने किया था, करेक्ट एसिड है। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में लाई करता है। एसिटिक एसिड फिट इन द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में फिट होता है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो असर्शन जो है वो करेक्ट है, रीजन भी जो है करेक्ट है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसिटिक असर्शन का। उसके बाद हम अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखें इसकी, तो एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालें तो C2 आएगा, देन H2O कितने होंगे, 4 2। तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में लाई कर रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, acetic acid fit into general formula. Reason is also correct, but reason is not correct explanation of assertion. Next assertion is glucose and fructose can be distinguished by tolerance reagent. तो ये जो assertion वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम टॉलरेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज के अंदर होता है कीटो ग्रुप। उसके बाद रीजन क्या है, इन इसी वजह से हम टॉलरेंस रिएजेंट से इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। रीजन क्या कह रहा है, ग्लूकोज कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप व्हाइल फ्रक्टोज कंटेन अ कीटो ग्रुप।
तो रीजन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद रीजन वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है इस असर्शन के लिए। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड असर्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट वर अर्लियर कॉल्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स को शुरुआती के टाइम पे क्या कहते थे, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो ये जो असर्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट इसके रीजन जो है वो क्या दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज्ड हो सकती है। ठीक है, कौन सी, मोनोसैकेराइड्स को छोड़ के कार्बोहाइड्रेट्स जितनी भी हैं, पॉलीसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स वो सारी हाइड्रोलाइज्ड हो सकती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज्ड हो सकती हैं। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नाउ आवर नेक्स्ट असर्शन इज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट फॉर्म ऑक्साइन। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट जो है वो ऑक्साइन फॉर्म नहीं करता, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट हैव फ्री hydroxy group at C1, so it cannot convert the open chain form to give CHO, aldehyde group। तो ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है। ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता C1 के पास, कार्बन नंबर 1 के पास, जिसकी वजह से वो ओपन चेन कैन नॉट कन्वर्ट टू ओपन चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट नहीं कर पाता एल्डिहाइड देने के लिए, और इसकी वजह से वो ऑक्साइन फॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो असर्शन दिया हुआ है, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ग्लूकोज हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता, तो ये असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या रहा है, ग्लूकोज इज नॉट सो रिएक्टिव टू फॉर्म प्रोडक्ट विद NaHSO4। तो ये जो रीजन है ये इनकरेक्ट है। रीजन वाली स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि ग्लूकोज की क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है, जिसके अंदर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये फ्री नहीं होता। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से वो एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे पाता। नेक्स्ट फिर से आप वीडियो को पॉज करके ये गिवन इंफॉर्मेशन को स्टडी कर लेना। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन is assertion all naturally occurring alpha amino acids except glycine are optically active। हो चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है। मोस्ट नेचुरली occurring amino acids are alpha configuration, ये भी करेक्ट है। रिपीट क्वेश्चन था, alpha amino acid exist as internal salt in solution as they have amino acid and carboxylic group near vicinity, and reason is H plus ion give carboxyl group is captured by amino group having lone pair of electron। तो इस क्वेश्चन के अंदर असर्शन जो है वो करेक्ट है। अल्फा अमीनो एसिड इंटरनल सोल्ट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड के पास ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, इसके पास में विसिनिटी में। इसका जो रीजन है वो भी करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है, मतलब जो रीजन है वो करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। तो ऐसा इंटरनल सोल्ट की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ये जो H है ये H+ की तरह निकल जाता है, और ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये इस H+ को ले लेता है, जिससे कि NH4+ बन जाता है, COO- बन जाता है, और ये इंटरनल सोल्ट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट assertion is amino acids are insoluble in benzene and ether। बेंजीन और ईथर के अंदर अमीनो एसिड जो है वो इनसोल्यूबल होता है, तो ये करेक्ट है। अमीनो एसिड बेंजीन एंड ईथर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, क्योंकि ये होता है पोलर नेचर का, और ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होगा। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, NaOH, इनके अंदर ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा। और ये बेंजीन एंड ईथर जो है ये पोलर नहीं है, और इसी वजह से ये अनसोल्यूबल है इनके अंदर। अमीनो एसिड एग्जिस्ट है स्वीटर आयन, अमीनो एसिड स्वीटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, तो ये भी रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का।
स्वीटरायन की फॉर्मेशन की वजह से ये इनसोल्यूबल नहीं है, ठीक है। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट असर्शन इज solubilities of protein is minimum at the at the isoelectronic point। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर सोलिबिलिटी प्रोटीन की क्या होती है, कम होती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के पास सोलिबिलिटी जो होती है प्रोटीन की कम होती है। एंड रीजन क्या कहता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन मोलिक्यूल स्टॉप बिहेव एज यूटराइन। ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के पास वो यूटराइन की तरह बिहेव नहीं करता, ऐसा ये कह रहा है, बट ऐसा नहीं होता, वो यूटराइन की तरह ही बिहेव करता है। नेक्स्ट असर्शन इज अल्फा अमीनो एसिड एक्सिस्ट एज डाइपोलर आयन और ज़्यूटराइन। अल्फा अमीनो एसिड जो है डाइपोलर आयन या फिर ज़्यूटराइन की तरह बिहेव करता है, करेक्ट है एकदम। अल्फा अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अल्फा अमीनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन की, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो रीजन है फिर से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट आप फिर से वीडियो को पॉज करके ये गिवन इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर लेना। हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। प्यूरिन प्रेजेंट इन डीएनए आर। डीएनए के अंदर प्रेजेंट होने वाले प्यूरिन कौन कौन से हैं। तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होने वाले प्यूरिन दो हैं, एडेनाइन एंड गुआनाइन, ठीक है। इनका नाम प्यूरिन किस वजह से आया है, इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वहां से इनके प्यूरिन नाम होने की रीजन पता चल जाएगा। ये है एडेनाइन का स्ट्रक्चर, एंड गुआनाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये जो होते हैं प्यूरिन बेस की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको प्यूरिन कहते हैं। NH2H, ठीक है। ये दोनों प्यूरिन डीएनए के अंदर होते हैं, एडेनाइन एंड गुआनाइन, एडेनाइन एंड गुआनाइन। डीएनए molecule has internucleotide linkage। DNA molecule has dash internucleotide linkage and dash sequence of different nucleotides। डीएनए molecule के अंदर डैश इंटरन्यूक्लियोटाइड लिंकेज होती है। तो यहाँ पर रेगुलर और इरेगुलर में से हमें बताना है, तो रेगुलर होगा, ठीक है। रेगुलर, इरेगुलर ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो रेगुलर होती है इंटरन्यूक्लियोटाइड लिंकेज, ठीक है, रेगुलर होती है। एंड सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होता है, ये होता है इरेगुलर। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। डीएनए हैज डैश बैकबोन, डीएनए डैश बैकबोन है। तो डीएनए के पास क्या बैकबोन होती है, क्या क्या से डीएनए बना होता है। एक तो शुगर एंड फॉस्फेट, इनसे ये बना होता है। तो फॉस्फेट एंड शुगर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यही इसकी बैकबोन होती है। ये आपस में जुड़े होते हैं 3,5, और क्या फॉर्म करते हैं, 3,5 फॉस्फेट डाइएस्टर, ये फॉर्म करते हैं लिंकेज। इस लिंकेज से ही आपस में जुड़े होते हैं शुगर और फॉस्फेट। थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट डाइएस्टर लिंकेज फॉर्म होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, out of four different kind of nitrogenous bases which commonly found in DNA, dash has been replaced in some organism। डीएनए के अंदर चार नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर कौन सा होता है जो कि रिप्लेस कर दिया जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो साइटोसिन है, वो नाइट्रोजीनियस जो है साइटोसिन, वो रिप्लेस हो जाता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो 5 मिथाइल साइटोसिन और 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल
साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन की जगह इनमें से कोई सा भी एक नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी का एक और पार्ट है, अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए मेक अ कोडन फॉर एन अमीनो एसिड। तो मैसेंजर आरएनए के अंदर कितने कोडन अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं, तो 3 कोडन प्रेजेंट करते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको इन वीडियो से थोड़ा बहुत भी बेनिफिट लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।